हाँ जी सर। एक्चुअली हम लोग कौन से चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं? चैप्टर नंबर 11 को डिस्कस कर रहे हैं, जिसका नाम है कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस एडजुडिकेशंस एंड स्पेशल कोर्ट, है ना। तो वहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो था, एक्चुअली मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी थी, तो फिर से डिस्कस कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें ना एग्जाम्पल्स नहीं है, मैंने ट्राई किया था कि एग्जाम्पल्स कुछ हो, तो है ही नहीं, तो कैसे डिस्कस करें। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये कहता है फर्स्ट कि इन द एनुअल जनरल मीटिंग XYZ लिमिटेड वाइल डिस्कसिंग द मैटर ऑफ रिटायरमेंट एंड रीअपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स मिस्टर एक्स एलिगेशंस दैट्स फ्रॉड एंड फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज, यानी कि मीटिंग के दौरान मिस्टर एक्स पर इस तरीके का एलिगेशन लगा। अब देखो, एलिगेशन लगता है तो क्या होता है ना, मीटिंग में हंगामा खड़ा हो गया कि भाई इसको निकालो। तो इस तरीके से क्या हुआ, चेयरपर्सन ने उसके ऊपर एक्शन लिया कि हम उसके ऊपर इंक्वायरी बिठाएंगे और साथ के साथ अब हम उसे डायरेक्टर अपॉइंट नहीं करेंगे। ये सारी बातें जो है वो उन्होंने कर ली, ठीक है। कुड नॉट बी रीअपॉइंट, हम उसे रीअपॉइंट भी नहीं कर रहे हैं एज अ वापिस से डायरेक्टर। ये सारी बातें हो गई और फिर बाद में ये चीज़ पब्लिक में चली गई। तो क्या कोर्ट जो है कॉग्निजाइज ले सकता है? देखो, कॉग्निजाइज नहीं ले सकता, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 212 जो है वो कहता है कि कॉग्निजाइज और नॉन वेलेबल ऑफेंस, इसके अलावा कोई भी कॉग्निजाइज जो है वो नहीं हो सकता है ना। तो बस अकॉर्डिंग टू आपको क्या करना है, 439 सेक्शन 439 के अकॉर्डिंग लिखना है कि भाई साहब कॉग्निजेंस जो है 212 के अलावा कहीं पर भी नहीं लिया जा सकता है। बस यही इसका आंसर है कि 439 के अकॉर्डिंग कॉग्निजेंस 212 में लिया जाता है, बाकी सारे ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल्स होते हैं। और नो कोर्ट शेल टेक कॉग्निजेंस, और कोई भी कोर्ट जो है वो कॉग्निजेंस नहीं लेगा ऑफ एनी ऑफेंस under this act which is aligned to have been committed by any company or any officer thereof except on the complaint in writing of the registrar, राइटिंग में लिखा जाएगा ROC के द्वारा। और thus the particular situation क्या बोला, the court shall not initiate any suo motu action against the director Mr. X without receiving any complaint in writing, registrar of company, ROC, a shareholder of company or of a person utilized by the authorized by the central government। तो यहाँ क्या बोला गया कि भाई साहब कोई भी स्पेशल कोर्ट कॉग्निजाइज नहीं ले सकता है, ठीक है। तो कोर्ट शेल नॉट इनिशिएट एनी सो मोटो एक्शन अगेंस्ट द डायरेक्टर मिस्टर एक्स विदाउट रिसीविंग एनी कंप्लेंट्स इन राइटिंग of the registrar, ठीक है, a shareholders of company or a person authorized by the central government in these behalf, ठीक है। Now what is the object of constituting पैनल फॉर मेडिएशंस एंड कंसिलेशन? सर देखो, मीडिएशन एंड कंसिलेशन पैनल जो है, हु कैन फाइल एप्लीकेशन फॉर मीडिएशन एंड कंसिलेशन? बहुत सिंपल सा फंडा है सर। मीडिएशन एंड कंसिलेशन इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर दे रखा है, ठीक है। क्या आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन नहीं है, ये है मीडिएशन एंड कंसिलेशन, जो कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग बना है। तो देखो, ये एग्जाम में एक बार क्वेश्चन भी आया था, 442 का ये सेक्शन है। ये कहता है कि यहाँ पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही पावर है, शेल मेंटेन अ पैनल ऑफ एक्सपर्ट। वो क्या करती है, एक पैनल मेंटेन करती है, एक्सपर्ट पैनल होती है फॉर मेडिएशंस बिटवीन द पार्टीज ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स बिफोर द सेंट्रल गवर्नमेंट और अ ट्रिब्यूनल और appellate tribunal under the act. In common parlance, mediations means intervention of सम थर्ड पार्टी इज़ इन अ डिस्प्यूट। देखो, मीडिएशन का मतलब क्या होता है कि इंटरवेंशन ऑफ द थर्ड पार्टी होता है इन अ डिस्प्यूट, यानी कि वो बीच में आ जाती है विद द इंटेंशन टू रिजोल्व द डिस्प्यूट। उसका मकसद होता है कि भाई साहब कैसे भी करके हम डिस्प्यूट को रिजोल्व कर ले। सिमिलरली कंसिलेशन मीन्स द पावर ऑफ एडजुटिंग और सेटिंग डिस्प्यूट इन दी फ्रेंडली मैनर थ्रू एक्स्ट्रा जुडिशियल मीन्स। और कंसिलेशन का मतलब होता है पावर ऑफ एडजस्टिंग एंड सेटलिंग डिस्प्यूट बाय द फ्रेंडली मैनर। देखो, कंसिलेशन थोड़ा सा फ्रेंडली मैनर होता है और मीडिएटर जो होता है बहुत ज़्यादा फ्रेंडली मैनर नहीं होता है, ठीक है। फ्रेंडली मैनर्स न एक्स्ट्रा जुडिशियल मीन्स। द ऑब्जेक्ट बिहाइंड द पैनल इज़ टू डिस्पोज द मैटर पेंडिंग बिफोर द गवर्नमेंट ट्रिब्यूनल एज मेंशन अबव। देखो, फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन क्या होता है, तो एप्लीकेशन फॉर मीडिएशन एंड कंसिलेशन कैन बी फाइल बाय, कौन फाइल कर सकता है, पार्टीज टू इन द प्रोसीडिंग्स, जो प्रोसीडिंग्स में है वो पार्टी कर सकती है। इट शेल बी अकम्प्लाइज विथ सच फी एंड इन सच फॉर्म एज मे बी प्रिस्क्राइब। और दूसरा, द सेंट्रल गवर्नमेंट और ट्रिब्यूनल और अपीलेट ट्रिब्यूनल बिफोर विच एनी प्रोसीडिंग्स इज पेंडिंग में सो मोटो। तो ध्यान रखना सर, पार्टीज कर सकती है। और दूसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रिब्यूनल अपीलेट ट्रिब्यूनल बिफोर विच एनी प्रोसीडिंग्स इज पेंडिंग अगेंस्ट सो मोटो रेफर एनी मैटर pertaining to such proceedings of such
नंबर ऑफ एक्सपर्ट्स एज मे बी डीम फिट। तो ध्यान रखना कौन कर सकता है, अगर आपको पूछ ले कि फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन तो पार्टीज कर सकती है, साथ के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट, ट्रिब्यूनल, अपीलेट ट्रिब्यूनल, बिफोर एनी प्रोसीडिंग्स पेंडिंग में भी सो मोटो वो भी कर सकती है, डोंट वरी। ठीक है, यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये एग्जाम में आया हुआ भी है कि भाई साहब उसमें आपको कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग आंसर लिखना था। उस टाइम ये कंसिलेशन पढ़ के ही सबको ये लगा कि यार ये जो है वो शायद कंसिलेशन आर्बिट्रेशन कंसिलेशन से आया, पर वहाँ से नहीं आया था, कंपनी एक्ट से आया था। ठीक है, मिस्टर जोसेफ member of Armaments Limited is arrived due to failure of the company to make payment of dividend declaration in the AGM held in August 2015. He makes a complaint in writing before the court of competent jurisdictions with the prescribed period of limitations, but the court refused to take cognizance. Court ने मना कर दिया for allegations of explain the legal positions in the regard under the Companies Act. State the कि कॉग्निजाइज होता है और नॉन कॉग्निजाइज। तो देखो कंपनी एक्ट हमेशा ये कहती है कि हम जो ऑफेंस लेते भी है ना वो सारे के सारे क्या होते हैं, वो जो होते हैं वो नॉन कॉग्निजाइज होते हैं 212 के अलावा। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर कोई बंदा है वो एग्रीव्ड हो जाता है तो दे हैव अ रेमेडी, यस सर ऑफकोर्स उनके पास होता है। देखो यहाँ पर कॉग्निजाइज ऑफ ऑफेंस कौन कर सकता है, तो आरओसी कर सकता है, शेयर होल्डर कर सकता है, मेंबर ऑफ द कंपनी या पर्सन जो भी ऑथोराइज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट है, प्रोवाइडेड कॉग्निजाइज ऑफ ऑफेंस रिलेटेड टू इशू एंड ट्रांसफर ऑफ द सिक्योरिटी, नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड। ठीक है, कंप्लेन द राइटिंग में होता है सेबी के पास द प्रेजेंट इन द केस। यहाँ पर क्या हुआ, अग्रीव ड्यू टू फेलियर ऑफ द कंपनी मेक अ पेमेंट डिविडेंड डिक्लेरेशन। से डिविडेंड के डिक्लेरेशन में आपने फेलियर किया तो इन्होंने बोला है कि कोर्ट शेल टेक अ कॉग्निजाइंस ऑफ ऑफेंस रिलेटिंग टू द नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड एज अ शेयर होल्डर एज मैन द कंप्लेन इन राइटिंग बिफोर द एडजुडिकेटिंग जुडिक्शंस। तो कॉग्निजाइज और नॉन कॉग्निजाइज ऑफेंस क्या होता है इन्होंने बता रखा है। ठीक है, तो ये बोल सकता है कि कोर्ट शेल टेक कॉग्निजाइज ऑफ एन ऑफेंस, वो ले सकता है कोर्ट, लेकिन हाँ सर कोर्ट इटसेल्फ नहीं ले सकता। अगर उसे आरओसी ने या फिर जो भी पर्सन है कंसर्न पर्सन है उसने अगर फाइल करी होगी तो कोर्ट लेगा। ठीक है, और कोर्ट शेल टेक मतलब लेगा ही लेगा, फिर कोई डिस्क्रिशन नहीं होती है कि लूँ या ना लूँ। और कॉग्निजेबल का मतलब होता है कॉलर पकड़ के ले जाएंगे, नॉन कॉग्निजेबल का मतलब होता है ऐसा नहीं है कि हम कॉलर पकड़ के ही ले जाएंगे। तो सर ये नॉन कॉग्निजेबल जो होता है ना वो बाकी सब में लगता है, लेकिन कॉग्निजेबल 212 में लगता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अगला जो है वो क्वेश्चन है, एक्सेल लिमिटेड कमिटेड एन ऑफेंस अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, द ऑफेंस फॉल विद इन द जुडिक्शन ऑफ स्पेशल कोर्ट ऑफ बूंदी डिस्ट्रिक्ट इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ एक्सेल लिमिटेड वॉज सिचुएटेड। हाउएवर इन दैट बूंदी डिस्ट्रिक्ट देयर वर 2 स्पेशल कोर्ट्स, वन इज अ एक्स प्लेस एंड अदर इज अ वाई प्लेस। बताओ अब क्या करें, देखो 2 स्पेशल कोर्ट है तो हाई कोर्ट डिसाइड करेगा कि कौन कहाँ जाएगा। तो इट इज़ अ डिस्क्रिप्शन, इट इज़ अ डिपेंड्स ऑन हाई कोर्ट कि हाई कोर्ट आपको कहाँ जाने का ऑर्डर देगा। तो अकॉर्डिंग टू आंसर ऐसा ही बनेगा, क्या बनेगा सर, ऑल ऑफेंस विच आर पनिशेबल इन दिस एक्ट विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ 2 ईयर्स। सर 2 साल की सज़ा या उससे ज़्यादा की सज़ा होती और मोर शेल बी ट्राइबल ओनली इन स्पेशल कोर्ट। सर स्पेशल कोर्ट में वही मैटर्स जाते हैं, ट्राइबल स्पेशल कोर्ट में वही मैटर होते हैं जिनमें 2 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा होती है, विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनीज रिलेशन टू विच द ऑफेंस इज कमिटेड। ठीक है, according to section 436 where there are more special courts than one for such area। अगर आपके एरिया में एक से ज़्यादा है तो इट इज़ अ हाई कोर्ट का पावर होता है, ये देखो HC। ठीक है, दैट इज़ अ हाई कोर्ट के पास पावर है कि वो कहाँ आपको भेजेगा। अगला देखना, बिफोर इम्पोजिंग पेनल्टी the adjudicating authority issued a show cause notice to the company and its officers on 15th July 2020 to represent before the adjudicating authority. The notice was served on them on 30th July 2020। स्टेट द टाइम लिमिट फॉर द, देखो बहुत सिंपल सा है सर, नोटिस का टाइम लिमिट जो होता है 30 डेज़ का होता है। तो 15 जुलाई से 31 जुलाई गिनेंगे या 15 जुलाई से या 31 जुलाई से 31 अगस्त गिनेंगे। तो सर 31 जुलाई से 31 अगस्त गिनेंगे जब हमने नोटिस सर्व कर दिया है, बस यही है। यहाँ पे 30 दिन का टाइम है तो नोटिस सर्व करने से आता है। यहाँ देखो, इशू ऑफ रिटन नोटिस बाय एन एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, रूल 3 ऑफ कंपनीज एडजुडिकेशंस ऑफ पेनल्टीज रूल 2014 रीड विद सेक्शन 454 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। सॉरी पटाखों की आवाज़ है। ठीक है, स्टेट्स दैट before adjudicating penalties, the adjudicating officer shall issue a written notice in a special manners that a company officer or person show cause notice within a period is specified in notice
नॉट बीइंग लेस देन 15 डेज, 15 दिन से कम का नहीं, नॉट लेस देन 15 डेज और नॉट मोर देन 30 डेज दैट द डेट ऑफ सर्विंग ऑफ नोटिस एंड द वाइट पेनल्टी दैट द इम्पोज द, यहाँ पर हमने 30 डेज फ्रॉम डेट ऑफ सर्व ऑफ नोटिस, तो 30 जुलाई से 30 अगस्त तक, ठीक है। दैट वाज ऑल क्वेश्चंस, यस सर। एग्जाम्पल्स नहीं थे, खाली इतने ही क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको करवा दिए।